कहानी की शुरुआत होती है एक स्कूल से। एक बिल्कुल आम सा दिन था। सुबह बच्चे रोज की तरह स्कूल आते हैं, लेकिन टीचर जस्टिन जैसे ही अपनी क्लास में पहुंचती है वो चौंक जाती है। पूरी क्लास खाली होती है, सिर्फ एक ही बच्चा वहां होता है जिसका नाम एलेक्स होता है। इस क्लास के बाकी 17 स्टूडेंट्स आज गायब होते हैं। फिर कहानी पिछली रात की तरफ जाती है। रात में ठीक 2:17 पर वो 17 बच्चे अचानक नींद से उठ जाते हैं। चुपचाप बिना किसी इमोशन के वो अपने घरों से निकलते हैं और हाथ फैलाकर अंधेरे में दौड़ पड़ते हैं, जैसे किसी ने उन्हें बुला लिया हो। फिर वो कभी भी नहीं दिखते। और सबसे भयानक सच ये होता है कि ये 17 के 17 बच्चे जस्टिन की ही क्लास के थे। पुलिस तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। सभी बच्चों के घर के सीसीटीवी फुटेज चेक किए जाते हैं, लेकिन कहीं भी किसी जबरदस्ती या स्ट्रगल के साइंस नहीं मिलते। सिर्फ एक ही चीज दिखती है, बच्चे अकेले घर से निकलते हुए। एलेक्स और जस्टिन से भी पूछताछ होती है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। देखने में ऐसा लगता है जैसे ना कोई टीचर इन्वॉल्व है, ना ही कोई स्टूडेंट। अब 1 महीना बीत जाता है, लेकिन बच्चों का कुछ पता नहीं चलता। स्कूल को दोबारा ओपन करने के लिए मीटिंग रखी जाती है ताकि बाकी स्टूडेंट्स की पढ़ाई आगे बढ़ सके। इस मीटिंग में वो सब पेरेंट्स होते हैं जिनके बच्चे उस रात गायब हो गए थे। साथ ही स्कूल की पूरी फैकल्टी भी होती है। जैसे जैसे मीटिंग आगे बढ़ती है, पेरेंट्स का गुस्सा जस्टिन पर निकलता है। पेरेंट्स उसे ब्लेम करते हैं क्योंकि जो 17 स्टूडेंट्स गायब हुए थे वो सब उसी के क्लास के थे। पेरेंट्स मांग करते हैं कि जस्टिन स्टेज पर आए और अपनी सफाई दे। जस्टिन टूटे हुए दिल के साथ कहती है कि उसे खुद नहीं पता बच्चे कैसे गायब हुए। वो भी उतनी ही परेशान है और डरी हुई है जितने सभी पेरेंट्स हैं, लेकिन पेरेंट्स को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता। मीटिंग का माहौल बिगड़ जाता है। स्कूल का प्रिंसिपल मार्कस सिचुएशन कंट्रोल करने की कोशिश करता है। वो जस्टिन को घर जाने के लिए कहता है, इससे पहले कि वहां मौजूद लोग गुस्से में उस पर हमला कर दें। रात को जब वो अपने घर पर पहुंचती है तो उसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है। बाहर जाकर देखती है तो कोई नहीं, लेकिन उसकी कार पर परमानेंट पेंट से एक शब्द लिखा होता है, विच, क्योंकि टाउन के लोग उसे अपनी नफरत का शिकार बना चुके थे। अगली सुबह जस्टिन पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट करती है। वहीं उसकी मुलाकात होती है ऑफिसर पॉल से, जो उसका एक्स बॉयफ्रेंड होता है। दोनों शाम को बार में मिलते हैं। पुरानी फीलिंग्स दोबारा जिंदा हो जाती हैं। पॉल का अपनी वाइफ के साथ रिश्ता ठीक नहीं चल रहा होता, इसलिए वो बाद में जस्टिन के घर चला जाता है, अपना दर्द हल्का करने और पुरानी यादें ताजा करने के लिए। अगले दिन जस्टिन प्रिंसिपल मार्कस से कहती है कि वो एलेक्स से एक बार बात करना चाहती है, सिर्फ उसका हालचाल पूछने के लिए, लेकिन मार्कस मना कर देता है। उसका कहना होता है कि इस वक्त एलेक्स पहले ही पुलिस की पूछताछ से काफी परेशान है और जस्टिन का उससे मिलना उसके लिए और मुसीबत पैदा कर सकता है। फिर भी एक दिन स्कूल के बाद जस्टिन अपनी क्यूरियोसिटी को रोक नहीं पाती। उसके मन में बार बार ये सवाल घूम रहा होता है, आखिर उस रात सिर्फ एलेक्स ही कैसे बच गया। इस सोच के साथ वो चुपचाप एलेक्स का पीछा करती हुई उसके घर पहुंच जाती है। वो डोरबेल बजाती है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। जस्टिन खिड़कियों से झांकने की कोशिश करती है, पर देखती है कि सारी विंडोज पर पेपर चिपका हुआ है। तब उसकी नजर एक छोटी सी दरार पर पड़ती है। जैसे ही वो उसमें से अंदर झांकती है, उसकी सांस रुक जाती है। अंदर सोफे पर 2 लोग बैठे होते हैं, बिल्कुल बेजान, आंखें खुली हुई और सीधा उसी की तरफ देखते हुए। डर के मारे जस्टिन तुरंत वहां से लौट जाती है और मार्कस को फोन करके सब कुछ बता देती है। मार्कस, जो पुलिस के साथ मिलकर केस हैंडल कर रहा होता है, उसे सख्त वार्निंग देता है कि बच्चों से दूर रहो वरना तुम खुद शक के घेरे में आ जाओगी। लेकिन जस्टिन मानने वाली नहीं होती। अगले दिन वो सीधा एलेक्स से बात करती है। एलेक्स गुस्से में उससे कहता है कि वो उसका पीछा छोड़ दे और घर के अंदर चला जाता है। इसके बाद जस्टिन का शक और भी गहरा हो जाता है। सच जानने के लिए उसी रात वो एलेक्स के घर के बाहर अपनी कार में पूरी रात वेट करती है। बीच में उसकी आंख लग जाती है और तब अंधेरे में से कोई घर से निकलता है, चुपचाप से कार के अंदर आता है, उसके बालों का एक छोटा सा हिस्सा काट लेता है और बिना आवाज के वापस चला जाता है। कहानी मुड़ती है एक परेशान पिता की तरफ। उसका नाम आर्चर होता है। उसका बेटा भी उस रात गायब हो चुका है। वो रोज सीसीटीवी फुटेज देखता है, पुलिस के चक्कर काट काट कर थक चुका होता है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। एक रात उसे सपना आता है, उसका बेटा भयानक खतरे में है। आंख खुलते ही आर्चर फैसला करता है कि वो अब खुद इन्वेस्टिगेशन करेगा। वो मैप पर अपने बेटे के भागने की डायरेक्शन मार्क करता है
फिर पड़ोस के बच्चों के सीसीटीवी देखकर उनकी डायरेक्शन भी मार्क करता है। सारी लाइंस एक ही जगह पर मिलती हैं। यही उसका सबसे बड़ा सुराग होता है। आर्चर उस जगह की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में उसे जस्टिन की कार दिखती है। उसे पहले से ही जस्टिन पर शक होता है, इसलिए वो पेट्रोल पंप पर उससे बात करने की सोचता है। लेकिन तभी प्रिंसिपल मार्कस खून से लथपथ हाथ फैलाकर जस्टिन की तरफ पागलपन से दौड़ रहा होता है और उस पर जानलेवा हमला कर देता है। आर्चर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन मार्कस उस पर भी टूट पड़ता है और यहीं से कहानी पीछे जाती है, जहां सच सामने आता है कि मार्कस के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो सिर्फ एक इंसान नहीं रहा बल्कि एक भूखा जानवर बन गया। अब कहानी शिफ्ट होती है पॉल पर। पॉल रोज की तरह अपनी ड्यूटी पर होता है। तभी उसकी नजर एक लड़के जेम्स पर पड़ती है, जो एक घर में चोरी के इरादे से घुसने की कोशिश कर रहा होता है। पॉल उसे रोकता है, लेकिन जेम्स भाग पड़ता है। थोड़ी देर के बाद पॉल उसे पकड़ लेता है। वो उसे गिरफ्तार नहीं करता, सिर्फ एक सख्त वार्निंग देकर छोड़ देता है। अगर दोबारा इस एरिया में चोरी करते हुए पकड़ा गया तो वो उसे नहीं बख्शेगा। कुछ दिन बाद जेम्स को फिर पैसों की जरूरत होती है। मजबूरी में वो दोबारा चोरी करने निकलता है। इस बार उसकी नजर पड़ती है एलेक्स के घर पर। अंधेरा होता है, घर बिल्कुल सुनसान लगता है। जेम्स चुपके से अंदर घुस जाता है। उसे लगता है जैसे यहाँ कोई नहीं रहता। वो घर के अलग अलग कमरों में घूमकर कीमती चीजें समेटने लगता है। तभी वो हॉल में पहुंचता है और अचानक उसके कदम रुक जाते हैं। सोफे पर दो लोग बैठे होते हैं, बिल्कुल बेजान, बिना हिले डुले। जेम्स घबराकर तुरंत माफी मांगने लगता है, लेकिन जब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो उसे एहसास होता है कि वो लोग एकदम बेजान हैं। असल में दोनों लोग एलेक्स के पेरेंट्स होते हैं। जेम्स को लगता है शायद नशे में होंगे। वो अपना डर दबाकर दोबारा चोरी करने लगता है। घूमते घूमते वो एक बेसमेंट तक पहुंचता है और वो जो वहां देखता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बेसमेंट में 17 के 17 लापता बच्चे खड़े होते हैं, बिल्कुल चुपचाप, पत्थर की मूर्ति की तरह, जैसे ऊपर एलेक्स के पेरेंट्स बैठे थे। अगले ही पल सब बच्चे एक साथ जेम्स की तरफ मुड़ जाते हैं। जेम्स बुरी तरह से डर जाता है। वो जान बचाकर भागने लगता है, सीढ़ियां चढ़ते हुए घर के बाहर निकलता है। बाद में जेम्स चोरी का सामान एक शॉप पर बेचने जाता है। वहीं पर एक पोस्टर देखता है जिसमें लापता बच्चों का पता बताने वाले को $50,000 का इनाम लिखा होता है। ये देखते ही जेम्स पुलिस को फोन करता है और कहता है कि उसे बच्चों की लोकेशन पता है। वो पुलिस के आने का इंतजार करने लगता है ताकि उन्हें घर दिखाकर रिवॉर्ड ले सके, लेकिन उसे याद ही नहीं रहता कि घूमते घूमते वो उसी एरिया में आ गया है जहां पॉल ड्यूटी करता है। पॉल जेम्स को देख लेता है और बिना सोचे समझे उसका पीछा शुरू कर देता है। जेम्स भागता है, लेकिन पॉल उसे पकड़ लेता है। अपनी जान बचाने के लिए जेम्स बोल पड़ता है उसे लापता बच्चों की लोकेशन पता है। पॉल कहता है अगर वो सच बोल रहा है तो उसे छोड़ देगा, वरना उसकी बुरी हालत करेगा। पॉल इसलिए भी इंटरेस्टेड होता है क्योंकि अगर बच्चे मिल जाते हैं तो जस्टिन पर लगे सारे इल्जाम झूठ साबित हो सकते हैं। पॉल जेम्स को हथकड़ी पहनाकर गाड़ी में पीछे बिठाता है और सीधा एलेक्स के घर पहुंचता है। जेम्स को गाड़ी में बंद करके वो दरवाजा नॉक करता है। कोई बाहर आता है, लेकिन जेम्स देख नहीं पाता। थोड़ी देर बाद पॉल घर के अंदर चला जाता है। समय बीत जाता है, रात हो जाती है, लेकिन पॉल बाहर नहीं आता। जेम्स गाड़ी में बैठे बैठे इंतजार करता रहता है। आखिरकार देर रात पॉल बाहर निकलता है। जेम्स खुश हो जाता है। उसे लगता है $50,000 मिलने वाले हैं, लेकिन पॉल का चेहरा गुस्से से भरा होता है। वो जेम्स को गाड़ी से घसीट कर निकालता है और उसे जबरदस्ती घर के अंदर ले जाता है। इससे साबित होता है कि घर के अंदर जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। अब कहानी शिफ्ट होती है मार्कस पर। मार्कस अपने ऑफिस में होता है, तभी एक औरत उससे मिलने आती है। उसका नाम ग्लैडिस होता है। वो खुद को एलेक्स की आंट बताती है। मार्कस साफ कह देता है कि वो केस के सिलसिले में सिर्फ मार्कस के पेरेंट्स से बात करना चाहता है। ग्लैडिस बोलती है कि पेरेंट्स की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मार्कस मना कर देता है। बच्चों का केस बहुत सीरियस है और वो किसी और को इन्वॉल्व करना नहीं चाहता। अगले दिन मार्कस अपने पार्टनर के साथ घर पर छुट्टी एंजॉय कर रहा होता है। तभी डोरबेल बजती है। दरवाजा खोलता है तो सामने ग्लैडिस खड़ी होती है। मार्कस हैरान रह जाता है। वो कहता है कि वो छुट्टी के दिन डिस्टर्ब नहीं होना चाहता। ग्लैडिस कहती है कि वो पास में ही थी और उसे बस पानी चाहिए। मार्कस का पार्टनर उसे अंदर आने देता है
ग्लैडिस किचन में जाकर कहती है कि उसे पानी बोल में चाहिए। ये सुनकर मार्कस को अजीब लगता है। तभी ग्लैडिस अपने बैग से एक छड़ी निकालती है जिस पर मार्कस का एक रिबन लपेटा होता है। मार्कस को शक होता है लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ग्लैडिस उस छड़ी से अपना हाथ काट लेती है। मार्कस और उसका पार्टनर डर जाते हैं। ग्लैडिस टॉवल मांगती है और जैसे ही मार्कस का पार्टनर पास आता है ग्लैडिस उसके बालों का एक हिस्सा काट लेती है। फिर वो बैग से एक बेल निकालती है। बेल बजाते ही मार्कस जैसे किसी जादू में बन जाता है। ग्लैडिस काटे हुए बालों को छड़ी पर लपेटकर छड़ी तोड़ देती है और अगले ही पल मार्कस अपने पार्टनर पर जानलेवा हमला कर देता है। वो उसका गला दबाता है, काला खून उगलता है और अपना सर पटक पटक कर उसे बेरहमी से मार देता है। उसके बाद ग्लैडिस बैग से जस्टिन के बाल निकालती है। वो उन्हें छड़ी पर लपेटकर छड़ी तोड़ देती है और इसी पल मार्कस जस्टिन के खून का प्यासा हो जाता है। वो घर से बाहर निकलता है और पागलों की तरह सीधा जस्टिन की तरफ दौड़ पड़ता है, बिना रुके बिना सोचे। मीलों तक भागने के बाद वो आखिरकार जस्टिन तक पहुंच ही जाता है जहां वो आर्चर से बात कर रही होती है। मार्कस ग्लैडिस के काले जादू के पूरे कब्जे में जस्टिन पर हमला कर देता है। आर्चर जस्टिन को बचाने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन मार्कस उस पर भी टूट पड़ता है। जस्टिन जान बचाने के लिए एक स्टोर के अंदर घुस जाती है लेकिन मार्कस उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं होता। वो उसे मारने के इरादे से लगातार दौड़ता रहता है। तभी आर्चर बीच में आ जाता है और मार्कस को जोर से धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है। इसी अफरा तफरी में जस्टिन को भागने का मौका मिल जाता है। वो तुरंत अपनी कार में बैठकर निकल जाती है। मार्कस फिर से उसका पीछा करता है। आर्चर भी अपनी कार निकालता है और उनके पीछे लग जाता है। अचानक एक सिग्नल पर एक तेज रफ्तार वाली कार आती है और मार्कस से सीधे टक्कर हो जाती है। टक्कर इतनी भयानक होती है कि मार्कस वहीं मर जाता है। इसके बाद आर्चर और जस्टिन दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। दोनों का इलाज होता है और पुलिस उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करती है। हॉस्पिटल से बाहर निकलकर दोनों एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं। जस्टिन आर्चर को अपनी जान बचाने के लिए थैंक यू कहती है। जस्टिन कहती है कि उसने ऐसा कुछ जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। तब आर्चर बताता है कि मार्कस बिल्कुल वैसे ही भाग रहा था जैसे उस रात बच्चे भाग रहे थे। फिर वो जस्टिन को अपना मैप दिखाता है जिसमें बच्चों के भागने की डायरेक्शन ट्रैक की गई होती है। मैप देखते ही जस्टिन का चेहरा पीला पड़ जाता है। वो कहती है इस जगह पर तो एलेक्स का घर है। यानी उस रात सारे बच्चे उठे और एलेक्स के घर की तरफ चले गए। अब कहानी थोड़ी पीछे जाती है ये जानने के लिए कि आखिर एलेक्स के घर में हुआ क्या था। एलेक्स एक बिल्कुल नॉर्मल बच्चा होता है, रोज स्कूल जाना और मन लगाकर पढ़ना। अक्सर उसके डैड ही उसे स्कूल ड्रॉप और पिकअप करते हैं। उसके पेरेंट्स बहुत प्यार करने वाले होते हैं। एक दिन उसे पता चलता है कि आंट ग्लैडिस कुछ दिन उसके साथ रहने आ रही है। देर रात ग्लैडिस घर पहुंचती है। अगली सुबह एलेक्स स्कूल जाता है। छुट्टी के बाद वो बाहर डैड का वेट करता है लेकिन उसके डैड नहीं आते। घर पास ही होता है इसलिए वो पैदल ही घर जाने का फैसला करता है। घर पहुंचकर वो देखता है उसके पेरेंट्स डिनर टेबल पर चुपचाप बैठे हुए हैं जैसे जिंदा लाश हो। उनकी आवाज धीमी और बेजान होती है। तभी ग्लैडिस वहां आ जाती है। एलेक्स पूछता है कि उन्हें क्या हो गया है। ग्लैडिस गुस्से में आ जाती है। एलेक्स अपने डैड के चेहरे पर पानी फेंक देता है लेकिन कोई रिएक्शन नहीं होता। अब एलेक्स समझ जाता है कि कुछ बहुत गलत हुआ है। ग्लैडिस उसे सख्त वार्निंग देती है कि ऐसी हरकत दोबारा न करे। अगली सुबह ब्रेकफास्ट पर ग्लैडिस एलेक्स को धमकाती है कि स्कूल में किसी को कुछ नहीं बताना वरना तुम्हारे माँ बाप को नुकसान पहुंच सकता है। अपनी बात का सबूत देने के लिए ग्लैडिस के एक इशारे पर एलेक्स के पेरेंट्स खुद को ही चोट पहुंचाने लगते हैं। ये देखकर एलेक्स बुरी तरह डर जाता है और चुप रहने का फैसला करता है। दिन बीतते जाते हैं। एलेक्स स्कूल जाता है, वापस आता है और घर पर अपने बेजान पेरेंट्स को खुद खाना खिलाता है। वो ग्लैडिस को एक दिन पेड़ के सामने जादू टोना करते हुए भी देखता है। एक दिन ग्लैडिस बहुत कमजोर पड़ जाती है। वो एलेक्स को बताती है कि वो मर रही है और डॉक्टर्स भी उसे बचा नहीं सकते। वो दूसरों की जिंदगी से एनर्जी चुराकर खुद को जिंदा रखती है। ग्लैडिस एक प्लान तैयार करती है। वो एलेक्स से कहती है अगर तुम अपनी क्लास के हर बच्चे का कोई सामान ले आओ तो मैं हमेशा के लिए ठीक हो सकती हूँ। वो एलेक्स को लालच देती है। अगर वो ऐसा करेगा तो वो उसके पेरेंट्स को छोड़ देगी। अगली सुबह एलेक्स स्कूल जाता है और मौका मिलते ही सारे बच्चों की ड्राइंग्स चुरा लेता है और ग्लैडिस को दे देता है। रात को ग्लैडिस ड्राइंग को एक बोल में फाड़कर जादू शुरू करती है।
बेल बजती है और उसका असर शुरू हो जाता है। सारे बच्चे रात के अंधेरे में अपने अपने घरों से निकलकर एलेक्स के घर पहुंच जाते हैं। फिर अगली सुबह क्लास में जस्टिन को सिर्फ एलेक्स मिलता है, बाकी सब बच्चे गायब होते हैं। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। एलेक्स स्कूल से घर आता है और बाहर पुलिस की गाड़ी देखता है। अंदर पॉल और जेम्स होते हैं। थोड़ी देर में जस्टिन और आर्चर भी वहां पहुंच जाते हैं। घर के अंदर घुसते ही पॉल जस्टिन पर हमला कर देता है और जेम्स आर्चर पर। इधर एलेक्स के पेरेंट्स एलेक्स पर टूट पड़ते हैं। जस्टिन जब मरने वाली होती है तब वो पॉल की ही गन से उसे गोली मार देती है। फिर आर्चर के पास जाकर जेम्स को भी गोली मार देती है। इसी बीच एलेक्स उस पेड़ के पास जाता है, छड़ी उठाता है और वही जादू करता है जो ग्लैडिस करती थी। इसके बाद वो छड़ी तोड़ देता है। बस फिर सब कुछ पलट जाता है। बच्चे ग्लैडिस के कब्जे से आजाद हो जाते हैं और अब ग्लैडिस ही उनका शिकार बन जाती है। बच्चे उसे पकड़कर जानवरों की तरह नोच डालते हैं। आर्चर अपने बेटे को पा लेता है। आखिर में एलेक्स को उसके पेरेंट्स मिल जाते हैं, आर्चर को उसका बेटा, और धीरे धीरे काले जादू का असर खत्म हो जाता है। शहर वापस नॉर्मल हो जाता है और कहानी यहीं खत्म हो जाती है।